तो है। दोनों मैम आप भी हमारी टीम थी भाई, विक्ट्री हमारी टीम थी भाई, दो मारवा का था भाई। एक मिनट बहुत तीन दिखानी है भाई, भाई नहीं तीन नहीं दो कैंडिडेट के पीछे खड़े हैं यार तुम। अरे हमारे नेता को मारा। लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। तो फिलहाल हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं। संजय जी चले गए हैं, दानिश साहब और सलमान साहब हमारे साथ हैं। बीजेपी और कांग्रेस अभी भी हमारे स्टूडियो में साथ हैं, क्योंकि ये दो ऐसी बड़ी पार्टियां हैं हिंदुस्तान की। विशाल भी हमारे साथ हैं, विशाल भी बातचीत करेंगे। दानिश साहब, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। आप लोग दिल्ली में जब गए तो आपने बहुत सी ऐसी बातें कर दी, लेकिन साथ में आप पूरे मुल्क में ये भी बात करते हैं कि साहब मोदी है तो मुमकिन है। ठीक है, हमारे पास विश्वास है, विकास है, सब कुछ है, लेकिन फिर दिल्ली जाते जाते आप अपने बयानों से ऐसे क्यों पलट जाते हैं कि दिल्ली जो है इस्लामिक स्टेट बन जाएगा, शाहीन बाग क्या है? आप वहाँ कमज़ोर क्यों हो जाते हैं जब आपके पास इतनी बड़ी सरकार, इतना ताकतवर नेता, सब कुछ है? आप अपने ही बयान के साथ कंट्राडिक्शन क्यों करते हैं दिल्ली में? क्योंकि देखिए, दिल्ली एक ऐसी जगह है, दिल्ली के लोग तो हैं ही, साथ में कई रियासतों के लोग हैं, ऐसे कई नौजवान हैं जो वहाँ तालीम हासिल करने के लिए आते हैं। ठीक है, नौजवान वहाँ पर ज़्यादा हैं। अपने ही बयानों से आप पलट जाते हैं। वहाँ पर लोग सोचेंगे ना कि इतनी बड़ी पार्टी, इतनी ताकतवर पार्टी, इतना काम बता रही है, विकास, विश्वास, सारी बातें करती है, फिर वहाँ जाने के बाद दिल्ली को इस्लामिक स्टेट हो जाएगा, वोट नहीं देंगे तो ऐसा हो जाएगा। मजबूत तो हैं आप, फिर ये बातें क्यों? देखिए जिलानी भाई, मैं बड़ी तफसीलात से आपको सब बातें बताऊंगा। जी। सबसे पहली बात, जैसे आप लोग अभी इल्जाम लगा रहे थे, हमारे वरिष्ठ पत्रकार भी इल्जाम लगा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जो है सांप्रदायिकता की राजनीति करती है। मैं एक बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि 2014 के लोकसभा चुनाव में और 2019 के लोकसभा चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा और जो केंद्र सरकार को मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र में सरकार बनी और जनता ने प्रचंड बहुमत दिया, और उस चुनाव में जो जातिवाद का समीकरण था, जो धर्म का एंगल था, उन सबको धाराशाही कर दिया था। इवन वंशवाद की राजनीति को भी समाप्त कर दिया था। तो भारतीय राजनीति लोकतंत्र में एक अच्छी दिशा में जा रही थी। अब जो दिल्ली का जो चुनाव हुआ, विधानसभा का जो चुनाव हुआ है, आप जो ध्रुवीकरण की बात कर रहे हैं, आप लोग उस तरफ नहीं जा रहे हैं। जब अरविंद केजरीवाल जो राजनीति बदलने के लिए आए थे, जिन्होंने पूरी राजनीति की परिपाटी बदलने की बात कही थी, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे वो सांप्रदायिकता हो, चाहे वो विकास का मॉडल हो, लेकिन आप देखिए अरविंद केजरीवाल ने सेक्युलरिज्म का जो लिबादा ओढ़ा और उसके बाद उन्होंने तुष्टीकरण भी किया और सांप्रदायिकता को भी बढ़ाया। उन्होंने साफ कहा कि 12% मुसलमानों का वोट मुझे मिलना चाहिए। उनके ओखला के जो एमएलए हैं अमरतुल्ला खान, उन्होंने कहा, उन्होंने डराने का काम किया मुसलमान कौम को। उन्होंने साफ साफ कहा, और वो वीडियो पूरे राष्ट्रीय मीडिया में चली कि नरेंद्र मोदी की सरकार जो है मुसलमानों के दाढ़ी को, बुर्का को और टोपी को बैन कर देगी। तो इस पे सवाल खड़ा क्यों नहीं होना चाहिए? एक तो ये अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का तुष्टीकरण और सांप्रदायिकता, दूसरी तरफ जो आप कह रहे हैं कि देश विरोधी बातें और देशद्रोही को हम क्यों नहीं करते हैं? नहीं, देखिए दानिश इकबाल, मैं यही कहना चाह रहा हूं ना कि आपकी पार्टी इतनी मजबूत, इतनी भारी भरकम, इतने बड़े लीडर, क्या आम आदमी पार्टी से इतनी खौफ ज़दा हो गई, उसकी बातों से इतना डर आपके पास बैठ गया? क्या वाकई आम आदमी पार्टी इतना कर सकती है? ऐसे कैसे सोच लिया आपने? फिर देखिए, आम आदमी पार्टी आप जनता को समझा नहीं पाए ना असल में, और हमने उनके खिलाफ बड़ी जो अच्छे तरीके से चुनाव लड़ा। एक बात, दूसरी बात जो हम कह रहे हैं कि देश में, आप कहिए, क्या देश में अगर कोई बात कहे कि जो है कांग्रेस के नेता शाहीन बाग के मंच पर आकर के क्या क्या बातें करते हैं कि कत्ल मचा देगा, कत्ल हो जाएगा, कौन कातिल है, किसका कत्ल हुआ, मैं पूछना चाहता हूं, किसने कत्ल किया है? कैसे कैसे बयानात दिए जाते हैं कांग्रेस की पार्टी के द्वारा। उसके बावजूद मैं कहता हूं कि अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट अगर देश को तोड़ने की बात करता है, शर्जील इमाम जो है देश को असम से अलग करने की बात करता है, तो उसके पीछे जो ये लोग खड़े क्यों होते हैं? सवाल ये होता है कि ये लोग का सॉफ्ट कॉर्नर क्यों होता है उन लोगों के? अगर ये सब कुछ हुआ है, दानिश साहब, अगर ये सब कुछ हुआ है तो आपकी तरफ से भी कोई कसर बाकी नहीं रखी गई। ऐसे जिम्मेदार लोग बयान देते हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारो, तरफ से दिए गए हर एक बयानात का मैं जवाब अगर कोई स्टूडेंट कहता है, ठीक है, उसके लिए कानून है, अदालत है, वो देख लेगी, लेकिन जिम्मेदार पद पर रहकर इस तरह की बयानबाजी और इलेक्शन में तो क्या शोभा देता है? सवाल पूछता हूं, क्या शोभा देता है ये? आप दूसरे को तो बता रहे हैं आए ना,
आप दूसरे को तो आईना बता रहे हैं, लेकिन क्या आप अपना खुद चेहरा भी देख रहे हैं आईने में? देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के एक भी ऐसे बयान निकाल दीजिए जो देश को तोड़ने वाला हो, जो देश के विरोध में हो। नहीं, आप एक भी बयान निकाल दीजिए जो देश को तोड़ने वाला हो, देश के विरोध में हो। अगर आप अनुराग ठाकुर के बयान की बात करते हैं, गिरिराज सिंह का बयान क्या था? कि क्या आप नहीं चाहते? अनुराग का बयान क्या था? ये ऐसे बड़े नेता हैं, बड़े पद पर हैं। ठीक है, दानिश साहब की याददाश्त भी बहुत अच्छी है, क्योंकि इनको रिसेंट कैंपेन में क्या बातें वो याद नहीं है, लेकिन आज से 5 साल पहले किसने क्या कहा था बहुत ही अच्छी तरह से याद है, और 10 साल पहले किसने क्या कहा था बहुत अच्छी तरह से याद है। काश आप थोड़ा ये भी याद रखते कि अभी 8 फरवरी के पहले यानी 6 फरवरी तक आपके नेताओं ने क्या क्या कहा है। परवेश वर्मा ने क्या कहा, दोहराऊं? कपिल मिश्रा ने क्या कहा, दोहराऊं? अनुराग ठाकुर ने क्या कहा, दोहराऊं? क्या बात करते हैं आप? ठीक है, सलमान निजामी साहब, जवाब आपका देना है, काम जवाब आपका देने का काम है। सलमान निजामी साहब से मेरा सवाल है कि जो कांग्रेस पर इल्जाम लग रहे हैं कि कांग्रेस के नेताओं ने शाहीन बाग के मंच पर आकर के देश को तोड़ने वाली बात कही, ये दानिश कह रहे हैं, जवाब दीजिए सलमान साहब। देखिए, शाहीन बाग जो है वो पाकिस्तान में नहीं था, शाहीन बाग जो है दिल्ली में था। और शाहीन बाग में जो महिलाएं हैं, चाहे वो मुसलमान हैं चाहे हिंदू हैं, महिलाएं जो है वो देश की हैं और देश के अपने हकों की लड़ाई लड़ रही हैं। यहां तो देश के लोग इतने इमोशनल हैं कि आपने ही देखा होगा, जब बाबा राम रहीम को सजा हुई थी, सलाखों के पीछे हुआ था, लोगों ने तो अपनी जानें कुर्बान कर दी एक बलात्कारी के पीछे। ये तो इमोशनल, वो शाहीन बाग के लोग जो हैं वो अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और क्या उन्होंने गलत बात की वहां? हमने इनको कहा कि अगर कोई देश तोड़ने की बात कर रहा है आप उस पर कार्रवाई करिए। आप तो भाजपा के लोग बोलते हैं 56 इंच का सीना, पाकिस्तान को हम तोड़ देंगे, पाकिस्तान से वार करेंगे। आप अपने लोगों को ढूंढिए, उन लोगों को ढूंढिए जो देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, उस पर कार्रवाई करिए। लेकिन शाहीन बाग की महिलाओं को इन्होंने इतना बेइज्जत किया, चाहे उसमें हिंदू, मैं आपको आज बोलूं, जो वहां की कोऑर्डिनेटर है वो मुसलमान नहीं है प्राची, वो हिंदू है, जो पूरा शाहीन बाग जो है मैनेज कर रही थी। जो वहां लंगर चल रहा था वो कोई पैसे लेके लंगर नहीं आया, वो सिख भाई हमारे, वो लंगर वहां उन्होंने रखा था, पूरा सिस्टम रखा है, अभी तक वहां लंगर चल रहा है। लेकिन ये दानिश साहब को बहुत खास जराये से मालूम हुआ है, और उसी बात को यूपी के वज़ीर ने दोहराया था करके कि वहां पर बिरयानी खिलाई जा रही है और कौन खिला रहे ये भी पता था। ये दानिश साहब जवाब देंगे अभी, और दानिश साहब इस बात का भी जवाब देंगे कि एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जिसको वजीर आला का जो कुर्सी पे बैठा है, उसको क्या आपकी पार्टी के लीडर ने आतंकवादी कहा था? ये सही है? बिल्कुल मैं जवाब, लेकिन दानिश साहब को वही बातें याद हैं जो आज से 8 साल पहले हुई थी, 5 साल पहले हुई थी, जो अभी 10 दिन पहले बातें हुई थी वो उनको याद नहीं है। नहीं, ये जो बात कह रहे हैं, देखिए यही इनकी जो चाल चरित्र और इनके पार्टी का नेचर है। हमने कभी नहीं कहा कि मुसलमान, हिंदू, सिख, पारसी में हमने बांटने का काम किया। हमने कहा जो भी देश विरोधी होगा, हमने नहीं कहा ये क्यों चले आते हैं बार बार मुसलमान हिंदू पे, क्यों ये गिराने लगते हैं, आपने लगते हैं। नहीं, दानिश साहब आप कह रहे हैं कि हिंदू पे क्यों चले जाते हैं, मुसलमान पे क्यों चले जाते हैं? नरेंद्र मोदी, देखिए वजीर आजम के भी एक बयान को काफी कुछ सियासत हुई, कपड़ों से पहचानने वाली बात को लेकर कितना वावेला हुआ। स्टेटमेंट है, आपके विधायक ये बोलते हैं इन मुल्लाओं को हम सबक सिखाएंगे। कितने नेता भाजपा के ऐसे थे? आपके फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि देश के गद्दारों को गोली मारनी चाहिए। किसने कहा? हमने कहा। शाहीन बाग की महिलाओं को आपने कहा ये पैसा लेती हैं औरतें। किसने कहा? हमने कहा। शाहीन बाग को बोला आपने इनको गोली मारनी चाहिए लोगों को। किसने कहा? जवाब ले लीजिए। जी दानिश साहब, बात तो जवाब नहीं, आप जो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को, मुख्यमंत्री को आतंकवादी कहा, किसी ने आतंकवादी नहीं कहा। आतंकवादी आप एक सीएम को कहते हो आतंकवादी? जवाब तो अरे आपने तो गद्दारी की इस देश के साथ। पाकिस्तान आपके अरविंद केजरीवाल नहीं किया, राहुल गांधी ने किया, इंदिरा गांधी ने 2 टुकड़े किए पाकिस्तान के, कभी उनके सामने टुकड़े नहीं चले। आप तो बिना इन्विटेशन के पाकिस्तान गए। नवाज शरीफ की ठीक है, सलमान साहब, इंदिरा गांधी ने की पाकिस्तान, सलमान साहब टाइम है हमारे पास। राहुल गांधी ने किया, केजरीवाल ने किया, आप गए पाकिस्तान। ठीक है जी दानिश साहब, देखिए अरविंद केजरीवाल को किसी ने आतंकवादी नहीं कहा। अरविंद केजरीवाल ने खुद कहा था कि हाँ, किसी ने नहीं किया, आपके यूनियन मिनिस्टर ने कहा। दानिश साहब, प्रकाश जावड़ेकर ने क्या कहा? आप मिसलीड मत करिए। प्रकाश जावड़ेकर ने तो पीसी में कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। मैं बताता हूं, फिर आप कह रहे हैं कि किसी ने नहीं कहा। अरविंद केजरीवाल ने खुद कहा था कि मैं अराजक हूं। और अरविंद केजरीवाल जब
पंजाब का चुनाव चल रहा था, अरविंद केजरीवाल पंजाब के चुनाव में गए थे और सारे मीडिया, सारे न्यूज चैनल ये दिखा रहा था कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी 90 से ज्यादा सीट वहां जीत रही है। लेकिन उसी चुनाव प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल एक आतंकवादी के घर में रुके और वहां उन्होंने भोजन किया, उसका ऐसा प्रभाव पड़ा कि वो सीधे चुनाव हार गए। तो हम इसलिए कहते हैं, और ये बराबर अराजकता की बात करती, इनके विधायक अमानतुल्लाह खान ने जामिया में क्या प्रदर्शन किया था, अराजक तत्वों के साथ बसों में आग लगाई थी, अब जीत गए वो, फैलाया था। आप गोली मारोगे उनको, क्या हम इसको नहीं, आप गोली मारोगे, एनकाउंटर करोगे उसका, क्या करोगे? जीत गए आप। क्या हम नहीं कह सकते कि अब दिल्ली की जनता आतंकवादी है? जो लोग काम करते हैं उनका हम विरोध करते हैं, बहुत स्पष्ट है। हमने किसी को आतंकवादी नहीं कहा, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि मैं अराजक हूं। वो आतंकवादी के घर में गए थे, अमानतुल्लाह खान के ऊपर केस भी हुआ है जामिया के प्रकरण को लेकर के। ठीक है, मैं इस वक्त थोड़ा सा टैली बताना चाहता हूं अपने नाज़रीन को। इस वक्त की टैली जो है वो इस तरह से है, आप स्क्रीन पर देख। दानिश साहब थोड़ा सा रुक जाइएगा, सलमान साहब आप भी प्लीज, दरख्वास्त है आपसे। आम आदमी पार्टी जो 41 सीटों पर अभी भी लीड कर रही है, 18 सीटें जो है वो जीत चुकी है, यानी जो रुझान है उनमें से 18 सीटें जो हैं वो जीत में तब्दील हो चुकी हैं। ये आम आदमी पार्टी का डेटा है, 18 सीटें आम आदमी पार्टी जीत चुकी है और 41 पर लीड कर रही है। अगर हम ये लीड और ये जीत दोनों मिला दें तो ये 59 तक जाता है, लेकिन फिर भी 7 सीटों का नुकसान है। इसके लिए अगर आम आदमी पार्टी का कोई बंदा हमारे पास होता, अभी है नहीं, तो हम इससे पूछते कि आखिर ये 7 सीटें आपको नुकसान क्यों हो रहा है। बहरहाल जरूर है जो हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कनेक्ट जनता से ऐसा होना जरूरी है जो शायद हम लोगों की समझ में नहीं आ पा रहा है या हम जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो उसको आने वाले दिनों में जरूर रिव्यू करेंगे। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी को, सभी विजयी प्रत्याशियों को बहुत बहुत बधाई और भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं का हृदय से आभार। तो ये जो टैली अभी है, कपिल मिश्रा को आपने सुना, इन्होंने ही बताया था कि 8 फरवरी को हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच होने वाला है। दानिश साहब बताएंगे कि कहां पर मैच होने वाला था हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, क्रिकेट का था कि फुटबॉल का, ये दानिश साहब से मैं पूछूंगा, बताना चाहें तो बता देंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि बीजेपी जो है वो 10 सीटों पर लीड कर रही है, 1 सीट जीत चुकी है। अगर दोनों को हम मिला दें तो 11 सीटों का नतीजा है। मतलब सीधे तौर पर बीजेपी को फायदा यहां पर हो रहा है 8 सीटों का। लेकिन कांग्रेस सीन में कहीं पर नहीं है, बहुत ही खामोश, न तो रेस में है, न ही रुझान में है, और न ही कांग्रेस जो है वो, जब रुझान में नहीं तो सीट की टैली में कहां से आएगी। अब इस पर हम चाहेंगे जिलानी के एक एक करके सवाल अपने मेहमानों से कर ले, चुकी दोनों पार्टियों के मेहमान हमारे पास मौजूद हैं। सलमान निजामी साहब, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो मेरा आपसे ये सवाल है कि इस टैली में जो कांग्रेस का जो वो खाना है वो 0 है, ये क्यों है? क्या कांग्रेस यही हासिल करना चाहती थी या फिर कांग्रेस कुछ और हासिल करना चाहती थी, नहीं कर पाई? क्या वजह है? 3 बड़ी वजह बता दीजिए। मेन मकसद है वो पूरा देश है। कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है, रीजनल पार्टी नहीं है। और जो कमी पेशी रही है उस पर हाईकमांड जो है उस पर देखेगी, कहां कहां हमसे कोताही हुई, कहां से गलतियां हुई और क्या खामियां रही। लेकिन इस वक्त जो देश में एक जहर, एक वायरस है, भाजपा का सिर्फ वायरस जो फैल रहा है, के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। मैंने सवाल कांग्रेस के बारे में किया है, आप मुझे इसके बारे में जवाब दीजिए। दानिश साहब मौजूद है, मैं उनसे पूछ लूंगा। मुझे सिर्फ आपसे जानना है, जब आप कांग्रेस के लीडर के हैसियत से हमारे स्टूडियो में आए हैं तो थोड़ा सा आपका फर्ज बनता है, या आप पर फर्ज है कि आप बताएं कि कांग्रेस की ये हालत क्यों हुई। 3 बड़ी वजह बता सकते हैं तो बताएं इस हालत की। देखिए, कांग्रेस का सबसे बड़ा कारण जो यह था कि कांग्रेस इस वक्त लोगों ने ऑलरेडी माइंडसेट बना चुका था। मैं जाती तौर से यह कहूंगा कि लोगों ने कहीं कहीं सोचा कि अगर कांग्रेस को वोट दिया जाए तो उसमें जो है भाजपा को फायदा होगा, और यह मेरी जाती राय है। और पार्टी लेवल पे जो कोताहियां और खामियां रही होंगी वो बात की बात है, उसको हमने इस हार को भी एक्सेप्ट किया, कबूला इसको। और हमने ये नहीं कहा कि अगर भाजपा के लोग जिस तरीके से भाजपा के कांग्रेस की बात कर रहे हैं, यही गड़बड़ी है। के लोग जो हैं आपने एक वजह बता दी है, मैंने कहा है 3 वजह बता दीजिए अगर आप बता सकते हैं तो। चूंकि यहां पर हमारे नाजरीन आपको कांग्रेस के लीडर की हैसियत से सुन रहे हैं, आपने एक वजह बताई कि लोगों को ऐसा लगा कि अगर हम कांग्रेस को वोट देंगे तो शायद वोट बढ़ जाएगा। एक तो ये वजह हो गई। दूसरी और तीसरी वजह क्या है? नाजरीन जानना चाहते हैं बहसीत कांग्रेस लीडर सलमान निजामी से, कांग्रेस की यह हालत क्यों हुई? एक वजह आपने बताई है, 2 और बताइए। देखिए, कांग्रेस ने जिस तरीके से मजबूती से चुनाव लड़ना था वो नहीं लड़ी, क्योंकि देश को बचाने की बात है।
कांग्रेस ने सेक्रीफाइसेस पहले भी किए हैं और आगे भी करेगी। जहां जहां उनको लगता है कि हमसे दूसरी विपक्ष पार्टियों को नुकसान होगा, कांग्रेस वो नहीं करेगी। जैसे आपने महाराष्ट्र में देखा, शिवसेना के साथ हमें अलायंस करना पड़ा, क्योंकि इन कम्युनलाइज ताकतों को रोकने के लिए हमें सेकुलर ताकतों को आगे बढ़ाना चाहिए और मजबूत करना चाहिए। मुझे लगता है कि जो कमियां रही हैं उसको दूर करने की कोशिश है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो मिशन है, इस देश को मजबूत करने का मिशन है, इस देश को बचाने का जो ताकतें देश को तोड़ना चाहती हैं, हमें उन ताकतों का मुकाबला करना है, चाहे कांग्रेस को कोई भी सेक्रीफाइस करना पड़े। ठीक है, ये आपने दूसरी वजह बताई है, तीसरी वजह अभी भी बाकी है, मैं आपके पास आऊंगा। पहले बता दूं नाजरीन को, ये मनीष सिसोदिया स्क्रीन पर हैं और ये नायब वजीर आला भी रहे और इन्होंने बहैसियत वजीर तालीम बहुत काम किया, स्कूलों की तारीफ बहुत होती है और काफी लंबे वक्त तक ये ट्रेल कर रहे थे, रेस में पीछे दौड़ रहे थे। लेकिन मनीष सिसोदिया पटपड़गंज कॉन्स्टिट्यूएंसी से हैं और ये अब जो स्टेटस है वो ये है कि लीड कर रहे हैं, यानी अभी इनको सबकत हासिल है, इनकी सीट पर अभी रिजल्ट आया नहीं है। मनीष सिसोदिया ये आम आदमी पार्टी से हैं और ये लीड कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया के ऊपर जाहिर सी बात है, ये एक तो एक की पार्टी की भी जिम्मेदारी इनके ऊपर है और बहैसियत एक पार्टी का सेकंड फेस इनके ऊपर भी जिम्मेदारी है कि ये हारते हैं या जीतते हैं, ये क्वेश्चन मार्क अभी बना हुआ है। जी, वजीर तालीम है तो वजीर तालीम की हैसियत से काफ़ी बातें हुई हैं, एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं। बीजेपी का यही कहना था विशाल बार कि जैसा कि दानिश भी कह रहे थे काफ़ी देर से कि एजुकेशन के बारे में बात हो रही तो बताइए कॉलेज कहाँ है, स्कूल कहाँ है, लेकिन जो स्कूल पहले से लेकिन सलमान साहब से तीसरी वजह अभी बाकी है, उसके बगैर अभी मत छोड़िएगा उन्हें। नहीं, हमारे पास अभी बहुत वक्त है, आराम से गुफ्तगू होगी। तो एजुकेशन का जो मामला है वो कहीं ना कहीं एजुकेशन को स्ट्रांग करना चाहते हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, यही कहा जा रहा था। लेकिन आज मनीष सिसोदिया को हम देख रहे थे 15,000 वोट होते होते वो 7,500 वोट पे आ गए, मतलब पीछे चल रहे थे। हो सकता है आगे क्या सूरत होगी वो नतीजा सामने आएगा। सलमान साहब वो तीसरा जवाब विशाल को दे दीजिए, वरना वो रुकेंगे नहीं, फिर और सवाल उनके पास आ जाएंगे। तीसरी वजह देखिए, तीसरी वजह इस देश को बचाने की वजह है। मैंने पहले भी आपको कहा कि जिस पहली दूसरी तीसरी तीनों वजह यही है जी, जिस तरीके से भाजपा ने कैंपेन की और इस देश में चाहे बेरोजगारी हो, चाहे नौकरियों की बात हो, चाहे विकास की बात हो, भाजपा किसी भी मुद्दे पे सामने नहीं आई। और उसमें जो दिल्ली की जनता ने फैसला लिया, हमने अपनी हार को एक्सेप्ट किया, लेकिन हम भाजपा की तरह ये नहीं कहेंगे कि दिल्ली के लोग जो है देशद्रोही हैं, दिल्ली के लोगों को गोली मारनी चाहिए, दिल्ली के लोग जो हैं उनको पाकिस्तान भेजना चाहिए, हम नहीं बोलेंगे। हमसे जो कोताहियां हुई हैं हम उनको सुधारेंगे, लेकिन यही डेमोक्रेसी है, यही इस मुल्क की खूबसूरती है कि हार जीत होती है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि शाहीन बाग वाले लोगों को या जामिया वाले लोगों को गोली मारो क्योंकि वो भाजपा के साथ खड़े नहीं हुए उनके फैसलों पे, कश्मीर के लोगों को गोली मारो क्योंकि उन्हें 370 के विरोध किया। देश जो है एक है और जो ताकतें इस देश को तोड़ना चाहेंगी उनको यही सहना पड़ेगा जो आज भाजपा की हालत हुई है। तो मैं क्या इसका ये मतलब समझूं सलमान निजामी साहब के आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस की अपनी एक डील थी कि हम उन जगहों पर अपनी ताकत नहीं लगाएंगे जहां पर हमारे और आपके बीच वोट बंट सकता है और फायदा किसी तीसरे को हो जाए, और इसी हिकमत अमली के साथ कांग्रेस ने बहुत एग्रेसिव कैंपेन नहीं किया, ना ही बहुत ज्यादा इसको लेकर किसी भी लेवल पर, चाहे वो रोड शो हो या रैलियां हो या सोशल मीडिया हो, उसमें थोड़ा कदम पीछे रखा कांग्रेस ने। क्या माना जाए इसे? देखिए, कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो 15 साल का लोगों के सामने रखा। शीला दीक्षित ने जो काम किया दिल्ली में वो आपके सामने था, अरविंद केजरीवाल ने जो काम किया वो भी जनता के सामने था। कांग्रेस को एक्सेप्ट नहीं किया लोगों ने, मे बी लोगों ने ये फैसला लिया, हमने उसको एक्सेप्ट किया। जो हमसे कमजोरी रही होगी हम उसको इंप्रूव करेंगे, लेकिन इस वक्त जो देश के हित में जो फैसला लिया गया, मैंने दिल्ली के वासियों को यह कहा कि ठीक है, जो उन्होंने फैसला लिया हम उसको एक्सेप्ट करते हैं और आगे कांग्रेस चाहेगी कि हर स्टेट में कोशिश करे। पहले भी कांग्रेस ने कोशिश की, जहां जहां हम कमजोर हैं वहां हम अपनी सेकुलर पार्टीज को मजबूत करेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है आपने मान ली। दूसरी बात, सलमान साहब, दिल्ली की आपने बात की, आपने 15 साल का लेखा जोखा रखा, क्या ये नहीं लगता कि शीला दीक्षित के बाद कोई एक फेस दिल्ली में कांग्रेस का होना चाहिए था मजबूत? शीला दीक्षित वाकई आपका एक बड़ा नुकसान हुआ दिल्ली में कांग्रेस की वजह, कांग्रेस के लिए, लेकिन शीला दीक्षित के फौरी बाद कांग्रेस ने इस पर काम नहीं किया, यह भी एक वजह है।
जी मैं उसको मानता हूं क्योंकि काफी वजह हो सकती हैं, लेकिन जिस तरीके से परसेप्शन बदला लोगों का इस वक्त, देखिए सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से देश का माहौल बिगड़ रहा है और कुछ मुद्दों को बिल्कुल टच नहीं किया जा रहा है और ऐसे ऐसे मुद्दे सामने आ रहे हैं जिससे लोगों में भी एक डर रहा है कि अगर हम, देखिए दिल्ली जो है उसमें एक परसेप्शन बदला है लोगों का, तो लोग भी कहीं ना कहीं कोताही रखते हैं कि नहीं अगर यहां हम गए तो वहां नुकसान होगा। लेकिन कांग्रेस की भी कहीं ना कहीं कमजोरी होगी। मैंने अपनी पार्टी के लीडरान से पहले भी कहा था कि जहां जहां हम कमजोर हैं हमें ग्राउंड लेवल पे इंप्रूव करने की जरूरत है और इस हार से भी हमें सबक लेना चाहिए कि हम कहां स्टेट लेवल पे कमजोर है और वहां किस तरीके से अपने कार्डर को मजबूत किया जाए। जहां जहां आम आदमी पार्टी जो है जीत नहीं पाई वहां वहां कांग्रेस को जीतना चाहिए था, लेकिन जहां हम कमजोर हुए उसको हम इंप्रूव करना चाहेंगे। चलिए ठीक, बहुत अच्छी बात आपने मान तो ली है। दानिश साहब, जिस तरह से सारी बातें घूम फिर कर सीधे बीजेपी पर आ जाती हैं, आप पर आ जाती हैं, ठीक है, कांग्रेस का इल्जाम यही है कि जो सीटें उन्हें आपने आज जो जीती हैं, जो जीतने जा रहे हैं, लीड में है आप, वो उनको कांग्रेस को जीतना चाहिए था। मतलब बीजेपी को चाहती नहीं कांग्रेस दिल्ली में रहे, जबकि 23 सीट भी आपके पास एक वक्त में थी। फिर सवाल घूम फिर कर वहीं आता है दानिश भाई कि बीजेपी ने जो तैयारी की थी सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन दिल्ली की 70 सीटों के लिए इतना बड़ा लश्कर लेकर आप आते हैं और जो बयानबाजियां हुई हैं, ठीक है, आपके क्या कहें जावड़ेकर का बयान आपने सुना ही होगा। उन्होंने तो ये भी कहा कि साहब हमारे पास तो प्रूफ भी है, ठीक है, दहशतगर्द को लेकर। और अरविंद केजरीवाल ने साफ कहा था उस वक्त कि साहब अगर मैं दहशतगर्द हूँ, ठीक है, टेररिस्ट हूँ, तो मुझे वोट मत दीजिए, मेरा काम देखिए। आपने आम आदमी पार्टी को वाकई बहुत घेरने की कोशिश की। आपकी लड़ाई तो कांग्रेस से थी नहीं, क्योंकि कांग्रेस तो जीरो थी वहाँ पर। तो आप एक छोटी पार्टी से लड़ाई के लिए सियासी स्तर जो था, उसका जो मकाम था, वो कहीं ना कहीं जो है धुलमुल किया है उसको। बिल्कुल जो जिस तरह से कहते हैं ना का दिल्ली में फॉग जी, या जिस तरह से माहौलियात का असर जैसे देखने को मिला, इस तरह पर सियासत में भी इस तरह का माहौल देखने को मिला। कहीं ना कहीं प्रदूषित हिंदी में कहते हैं उस तरह का माहौल था। तो क्या जरूरत पड़ गई थी? केजरीवाल क्या वाकई कांग्रेस के लिए इतना बड़ा खद हो गया था? सीधी सी बात है। मैं जरा सा इनको एक आसान अल्फाज में ये सवाल पूछता हूँ दानिश साहब आपसे। सलमान साहब से मैंने 3 बड़ी वजह पूछी है। हम यही जानना चाहते हैं आपसे कि छोटी बड़ी मिलाकर 5000 से ज़्यादा रैलियाँ, जिसमें रैली भी है, रोड शो भी है और बहुत सारी चीज़ें, छोटी बड़ी मिलाकर 5000 से ज़्यादा रैलियाँ बीजेपी ने की और उसे हासिल हो रहा है 10 सीटें। क्या इस हासिल से आप खुश हैं? 11 मान लीजिए जो अभी दिख रहा है, हो सकता है 12 भी हो जाए, लेकिन अभी टैली 11 की जा रही है। ये रुझान और सीट मिलाकर के मैं जानना चाहता हूं कि 5000 छोटी बड़ी रैलियां दिल्ली जैसे शहर में और दिल्ली जैसी रियासत में, जो पूरी तरह से रियासत बनी है और जहां का पुलिस और बहुत दीगर चीजें सीधे पहले से ही मरकज के पास है, यानी आप ही के पास हैं, इसका क्या जवाब है? कैसे आप इसको जस्टिफाई करेंगे दानिश साहब? जी बिल्कुल, इसका जवाब दूं से पहले मैं एक बात कहूं कि अभी जो आप डील की बात कर रहे थे, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के डील की, कांग्रेस के समर्पण की, तो मुझे लगता है कि जो है प्रशांत किशोर की भूमिका जरूर रही होगी। सवाल पूछा था, जवाब मिल गया। मैं आपसे जो सवाल कर रहा हूं वो यही है कि छोटी बड़ी 5000 से ज्यादा रैलियां करने के बाद बीजेपी